हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीए सीयूटी फिजिक्स सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 21 से 30। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। या तो आप इससे निकाल सकते हो E इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, या आप निकाल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी फॉर्मूले से, जो भी आपको इजी लगे। तो मैं एच इक्वल टू लैम्डा पी से निकाल लेते हैं। एच लैम्डा मतलब डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो वो होगा एम एल टी माइनस वन। तो यह आ जाएगा एम एल का स्क्वायर टी माइनस वन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि टॉर्क कितना होगा अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो टॉर्क होता है एम क्रॉस पी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है 50 आई कैप क्रॉस 0.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो देखो मैं आपको बता दूं, आई जे के जब आप करते हो तो आई क्रॉस आई जो होता है वो होता है 0। तो यहाँ पर तो आई क्रॉस आई करेंगे तो ये तो टर्म होगा 0, और जब आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें मिलेगा के कैप, और ये होगा 50 इंटू में 3 के इक्वल, तो यानी कि 150 के कैप न्यूटन मीटर। ये आ जाएगी टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली आपको करना था इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही है। जो केसीएल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और जो केवीएल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये तो सही है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं, करंट टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बिल्कुल सही है। अभी इन्हीं से देखो आप, ए सही, बी गलत और सी सही। तो आप देखो ए और सी किस में है, तो ए और सी इसमें तो नहीं है, ए और सी इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ये हमारा पता चल गया कि जो 23 का आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी। बाकी बात कर लेते हैं कि डी क्यों नहीं है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो डायमेंशन यानी कि लेंथ और एरिया पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो ये सही है, ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा हीट एनर्जी यूज होती है सनलाइट में से। आपने देखा होगा सनलाइट से हमें अलग अलग तरह की वेव मिलती है। कौन कौन, एक तो इंफ्रारेड जिससे हीट एनर्जी मिलती है, इसके अलावा इंफ्रारेड के अलावा होती है विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हम आसपास की दुनिया देख पाते हैं। और विजिबल लाइट इंफ्रारेड रेज के अलावा एक होती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है, जो कि ओजोन लेयर उसको आने से रोकती है। अगर वो आ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह की रेज सन से मिलती है। हमारे लिए सबसे फायदेमंद होती है विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज, तो इसका आंसर इंफ्रारेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स रे ऑफ वेवलेंथ एंड रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ। मैं आपको बता दूं, देखो 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। रात में आई, वेरी अगली, एक्स गर्लफ्रेंड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि वैक्यूम में एयरमैन की जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है सी के, कितनी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो ये चीज इन सब के इक्वल रहेगी, बाकी सब अलग रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पीड इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 26 में मैचिंग करने की कौन सी चीज़ क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर एटम की हम बात करें तो एटम का जो साइज होता है वो 1 एंगस्ट्रॉन ऑर्डर का होता है, 1 एंगस्ट्रॉन का। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 मीटर हो गया। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 1 फर्मी ऑर्डर का, जो कि होता है 10⁻15 मीटर में। इसके अलावा जब हम जेड एक्स से लिखते हैं तो जेड होता है हमारा प्रोटॉन की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ए माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला है साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको मिलाएंगे 10⁻⁻15 से, यानी कि ए का होगा 4th। अब ए का 4th इसी में सही है, तो बाकी सब आंसर गलत, ऑप्शन ए करेक्ट। बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं जेड एक्स में, तो वो होता है जेड के इक्वल, इसलिए बी का 2 से मिलाएंगे। साइज ऑफ एटम होता है 10⁻10, तो सी का 3 से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, तो डी का 1 से, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, a point charge is placed at any point on the axis of
इलेक्ट्रिक डायपोल, तो माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पर ले लेते हैं, डायपोल बन गया। दैट यहाँ पर कहीं पर कोई चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड मैं कैपिटल क्यू ले रहा हूँ। अब ये फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल इज हाफ। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन पहले r था, अब ये सेपरेशन हम कम कर रहे हैं, वो कितना हो गया अब r/2, यानी कि अब डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमें बताना है। तो आप बस ये देख लो कि फोर्स जो है वो किस पर r पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो फोर्स इक्वल टू होगा q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल ED। तो फोर्स q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल होता है 2kp अपॉन में r की क्यूब, यानी कि फोर्स r की क्यूब पर डिपेंड करेगा। अब जब फोर्स r की क्यूब पर डिपेंड कर रहा है और जो सेपरेशन है यानी कि r है वो हम 1/2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगी अब r की क्यूब पर, तो आप देखो ये हो जाएगा 1/r की पावर r/2 की पावर 3, तो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स होगी पहले वाले के कंपैरिजन में, ये 2 2 जब 4 और क्यूब आएगा, यहाँ पर क्यूब रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो जो न्यू फोर्स होगी वो पहले वाले के कंपैरिजन में 8 टाइम्स हो जाएगी। आप रेशो लेकर के भी इसको कर सकते हो, बस आप ये देख लो डिपेंडेंस कैसे है, क्योंकि वो इनवर्सली r की क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। तो r कितना हो गया r/2, अब तो r/2 की क्यूब देख लो आप कैसे डिपेंड करेगी f पर, तो इसलिए वो 8 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे पास 3 इक्वल रेजिस्टेंस है सीरीज में और ये एक EMF से कनेक्टेड है। तो पहले इसको बना लेते हैं। सीरीज में तीनों का इक्वल रेजिस्टेंस R है और ये पावर जो डिसिपेट कर रहे हैं लेट वोल्टेज V है, पावर डिसिपेशन इनका 9 वॉट, लेट यहाँ पर वोल्टेज है V। अब पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इन्हीं तीनों को हम लगा रहे हैं पैरेलल में, इन्हीं तीनों इक्वल रेजिस्टेंस को हम लगा रहे हैं पैरेलल में और सेम वोल्टेज है V। तो अब पावर कितनी होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो मैंने पावर का फॉर्मूला बताया V² अपॉन में R। तो जब आप सीरीज में देखोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R मैंने शुरू में बताया था फॉर्मूला, सीरीज के लिए तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3R। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से V² अपॉन में 3R, क्योंकि R इक्विवेलेंट लेंगे ये। फिर यहाँ देख लो तो R ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल के जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3। तो सब इक्वल है तो 1 R प्लस 1 प्लस 1 R, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/3। तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर में इसको P डैश बोल रहा हूँ, ये हो जाएगी V² अपॉन में R अपॉन में, मतलब R इक्विवेलेंट है तो R/3 ये हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं V² अपॉन में R और ये 3 जाएगा ऊपर। अब आप ये देखें कि V² अपॉन R की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी P के टर्म में, क्योंकि हमें P की वैल्यू पता है। तो यहाँ से V² अपॉन R इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 इंटू में P। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं P डैश इक्वल टू, ये 3 टाइम्स था V² अपॉन R के, और V² अपॉन R किसके बराबर है 3P के। तो इसका मतलब P डैश इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 3, 3 जा 9P, और P कितना था पहले में हमारे पास 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर होगी अब पैरेलल में वो 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 9 जा 81। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 81। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बता रखा है कि एक रे है जो कि प्रिज्म से जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 50 डिग्री, और यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना है 60 डिग्री, एंड सफर्स अ डेविएशन ऑफ 40 डिग्री, यानी कि डेल्टा जो है वो 40 डिग्री है। तो पूछा है कि इमरजेंस एंगल कितना होगा, E की वैल्यू कितनी होगी। तो प्रिज्म में रिलेशन होता है कि A प्लस डेल्टा इक्वल होता है I प्लस E के, E निकालना है हमें। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस डेल्टा माइनस I, सब वैल्यू हमें पता है। A की वैल्यू 60, डेविएशन है 40 का, माइनस I कितना है 50, तो कितना आ गया 50, आंसर आ जाए 50 डिग्री। E इक्वल टू 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, तो 50 आंसर, तो D। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे पास 2 यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पैरेलल प्लेट यहाँ पर रखे हुए हैं ऐसे, एक की डेंसिटी है सिग्मा और एक की माइनस सिग्मा। तो पूछा है कि इसके सेंटर पर कितनी, मिड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसकी इधर है E1 और इसकी S है,
तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आती है और नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें सेम डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं दोनों को ऐड कर लूंगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सी करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस साइन की वजह से मुझे पता चला था कि मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। ये क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिर्फ मैंने ऐड कर दिया है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा।